हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यानिस एकेडमी। मैं हूं दानिश अंसारी और मैं हिंदी का आज आपको अलंकार पढ़ाने वाला हूं। ये अलंकार यहां से आपका यूपी टेट और रीट या फिर एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो वहां से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं बताऊं कि जो हिंदी है, हिंदी की सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसकी 9 क्लास इससे पहले हो चुकी है, उसको आप जाके शुरू से देख सकते हैं। आज का जो हम अलंकार पढ़ेंगे ये सारा हम ट्रिकी मेथड से पढ़ने वाले हैं। आपको लगेगा भी नहीं कि हम कुछ पढ़ रहे हैं और आपके माइंड में अलंकार एकदम फिट होता चला जाएगा। देखिए दोस्तों, अलंकार जो है वो परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। कोई भी परीक्षा अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें देखिए, प्रीवियस ईयर में देखिए कि अलंकार से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज की यही हमारी क्लास होने वाली है और बिना देर किए हुए आज की ये क्लास हम शुरू करते हैं। देखिए अलंकार होता क्या है। तो अलंकार सबसे पहले आपको पूछ लेगा कि अलंकार का संधि विच्छेद बताइए। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि अलंकार का संधि विच्छेद होता है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है अलम और दूसरा है कार, यानी अलम और कार को जब मिलाएंगे तब जाके हमारा अलंकार का निर्माण होता है। देखिए अलंकार जो है उसका जब संधि विच्छेद करते हैं तो इसमें एक शब्द आता है अलम। तो ये अलम का अर्थ क्या है? इस अलम का अर्थ होता है आभूषण। इस अलम का अर्थ होता है आभूषण। देखिए अलंकार का काम क्या है, अलंकार किसे कहते हैं उसके बारे में जानेंगे। काव्य की शोभा बढ़ाने के तत्व को अलंकार कहा जाता है। ठीक, यानी जो काव्य की शोभा को बढ़ाता है उसको ही हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा को जो भी तत्व बढ़ाएगा उसको हम अलंकार कहते हैं। इतनी चीजें आपको समझ में आई होगी दोस्तों। अलंकार से आपका डेफिनेशन पूछा जाता है कि अलंकार किसे कहते हैं, तो उसमें काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहा जाता है। यह चीज आपको आपके माइंड में याद रख लेना है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए अलंकार के कुल कितने प्रकार हैं? तो अलंकार को मुख्य 2 भागों में बांटा गया है। अलंकार को मुख्य सिर्फ और सिर्फ 2 भागों में बांटा गया है। इसमें सबसे पहला हमारा आता है शब्द अलंकार और फिर हमारा आता है दूसरा अर्थ अलंकार। एक एक करके हम सबको पढ़ेंगे और सबके बारे में डिटेल से जानेंगे। देखिए सबसे पहले हम यहां पे पढ़ने वाले हैं अर्थालंकार के बारे में कि अर्थालंकार क्या होता है। तो जहां अर्थ के माध्यम से कविता में सौंदर्य का भाव पैदा हो वहां अलंकार होता है। ठीक, यानी कोई भी ऐसी पंक्ति है जहां पे अर्थ के माध्यम से कविता में सौंदर्य का भाव पैदा होता है वहां अर्थालंकार होता है। ये तो रही बात अर्थालंकार के डेफिनेशन की। इसी के साथ जब आगे बढ़ेंगे तो इसमें अर्थालंकार के बहुत सारे पार्ट हैं। तो इसमें 4-5 बहुत एकदम मुख्य वाले जो पार्ट हैं जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है उसको हम पढ़ने वाले हैं। जिसमें से पहला प्रकार अर्थालंकार का आता है वह है उपमा अलंकार। देखिए उपमा अलंकार किसे कहते हैं? उपमा अलंकार की डेफिनेशन आपको नहीं याद करना है। उपमा अलंकार किसे कहते हैं इसको भी नहीं जानना है। इसको हम सिर्फ और सिर्फ ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। आप एक नैनो सेकंड में मैं गारंटी लेता हूं कि आप एक पंक्ति को देख के बता सकते हैं कि वो उपमा अलंकार है या फिर कोई दूसरा अलंकार है। देखिए इसके लिए हमारी जो ट्रिक है वो है जब पंक्ति में योजक चिन्ह जानते हैं आप लोग ना, जो ये डैश वाला लगता है इसको हम क्या कहते हैं? योजक चिन्ह। तो जिस किसी पंक्ति में ये योजक चिन्ह आ जाए और उसके साथ सा, सी, से या फिर सरिस आ जाए वहां पे उपमा अलंकार होता है। मैं आपको बताऊंगा, अभी इसका एक एग्जाम्पल दूंगा जहां से आपका ये क्लियर हो जाएगा। देखिए उपमा अलंकार किसे कहते हैं? उपमा अलंकार में क्या होता है, उसका ट्रिक क्या है कि उसमें संयोजक चिन्ह आता है। संयोजक या फिर योजक, 2 नाम उसके हैं। एक यानी उपमा अलंकार में संयोजक चिन्ह आता है और संयोजक चिन्ह का कैसा होता है? संयोजक चिन्ह इस प्रकार का होता है। इसको ही हम संयोजक चिन्ह कहते हैं जो डैश की तरह होता है। और संयोजक चिन्ह तो आएगा, उसके साथ साथ क्या आएगा? या सा आ जाएगा या फिर से आ जाएगा या फिर सरिस आ जाएगा। सा, सी, से, सरिस, इसमें से अगर कोई भी शब्द आपको संयोजक चिन्ह के बाद देखने को मिलता है तो वहां पे 101% आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा। इसका कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए मुख चंद्रमा सा सुंदर है। तो जो मुख चंद्रमा सा सुंदर है इसमें देखिए ये एक संयोजक चिन्ह है। संयोजक चिन्ह इसी को कहते हैं। देखिए संयोजक चिन्ह आया, उपमा अलंकार का क्या है कि उसमें संयोजक चिन्ह आना चाहिए और संयोजक चिन्ह के बाद सा, सी, से या फिर सरिस शब्द आना चाहिए। तो सबसे पहली कंडीशन जो हमारी है
उपमा अलंकार की कि सबसे पहले उसमें संयोजक आना चाहिए, तो हमारा ये संयोजक तो आ गया। और देखिए संयोजक के बाद हमारा सा भी आ गया, यानी संयोजक चिन्ह भी आया और उसके बाद सा भी आया। सा सी से सरिस में से इसमें सा आया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुख चंद्रमा सा सुंदर है, ये वाक्य हमारा उपमा अलंकार का हो जाएगा एक एग्जाम्पल के तौर पे। दूसरा देखिए, कर कमल सा कमल, कर कमल सा कमल, कर कमल सा कोमल जो है, इसमें देखिए इसमें भी संयोजक है कि नहीं है, यहां पे संयोजक है और संयोजक के बाद जस्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, सा लगा हुआ है। जहां पे भी संयोजक चिन्ह आएगा या फिर सा सी से सरिस अगर इस प्रकार के शब्द आ रहे हैं तो वहां पे हमारा उपमा अलंकार हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों इतना आपको उपमा अलंकार समझ में आया होगा। इसका बस एक ही ट्रिक है कि उसमें संयोजक चिन्ह आए और या फिर सा सी से सरिस में से आपको इसमें से कोई शब्द देखने को मिल जाता है। मुख्य चंद्रमा सा है, उसमें सा आया, डैश आया यानी संयोजक चिन्ह आया, उसके बाद सा आया। कर कमल सा कोमल जो है उसमें भी संयोजक चिन्ह के बाद सा आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा उपमा अलंकार का डेफिनेशन हो जाता है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और देखिए दूसरा आता है हमारा रूपक अलंकार। ये अर्थ अलंकार की बात अभी हम कर रहे हैं। अर्थ अलंकार के बारे में सबसे पहले हमने उपमा अलंकार पढ़ा, उसके बाद हमारी बारी आती है रूपक अलंकार को पढ़ने की। देखिए जब पंक्ति में संयोजक चिन्ह आए, रूपक अलंकार की बात कर रहे हैं, उपमा में क्या था, उपमा में क्या था, उपमा में योजक चिन्ह और सासी से सरिस आए, ये ट्रिक था। लेकिन रूपक अलंकार का जो ट्रिक है उसको देखिए, इसमें संयोजक चिन्ह आएगा, ये जरूर आएगा संयोजक चिन्ह, लेकिन सा सी से सरिस ये क्या है, ये नहीं आएगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहां पे कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा अपने जहन में। देखिए इसमें जो रूपक अलंकार है इसमें संयोजक चिन्ह तो आएगा ही आएगा, लेकिन इसके बाद जो सा हो गया, से हो गया या फिर सी हो गया या सरिस हो गया, ये क्या है, ये नहीं आएंगे। सा सी से सरिस ये नहीं आएंगे, यानी सिर्फ और सिर्फ इसमें रूपक अलंकार में सिर्फ और सिर्फ संयोजक चिन्ह ही आएंगे, सा सी से सरिस नहीं आएंगे। और जब बात करेंगे हम रूपक उपमा की, तो उपमा में क्या था, संयोजक चिन्ह भी आता था और उसके साथ सा सी से या फिर सरिस भी आया करता था। लेकिन रूपक अलंकार की जब बात करेंगे तो इसमें देखिए संयोजक चिन्ह तो जरूर आएगा, लेकिन इसके साथ सा सी से ये सारे शब्द के नहीं आएंगे। ठीक, सा सी से सरिस जितने भी शब्द हैं ये इसमें रूपक अलंकार में नहीं आते हैं। रूपक अलंकार का डेफिनेशन है, सॉरी ट्रिक की बात हम कर रहे हैं, ट्रिकी मेथड से पढ़ रहे हैं, तो रूपक अलंकार का ट्रिक है सिर्फ और सिर्फ उसमें संयोजक चिन्ह आता है, वो हमारा रूपक अलंकार हो जाता है। देखिए अब बताइए कि कैसे होता है, तो देख लेते हैं। यहाँ पे चरण कमल बंदो हरिहराई, चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें देखिए चरण और कमल के बीच में हमारा क्या है, एक संयोजक चिन्ह लगा हुआ है। चरण और कमल में देखिए एक संयोजक चिन्ह लगा हुआ है, सासी से सरिस इसमें नहीं आ रहा है। अगर सासी से सरिस आता और संयोजक चिन्ह होता तो हमारा उपमा अलंकार हो जाता, लेकिन देखिए इसमें क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा संयोजक चिन्ह आया है, और जब संयोजक चिन्ह आएगा और सासी से सरिस नहीं आएगा तो ये हमारा रूपक अलंकार हो जाएगा। ये आपको आंख बंद करके लगा देना है, आपका 101% यहां पे सही हो जाएगा। देखिए पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो देखिए राम रतन के बीच में क्या लगा हुआ है, एक संयोजक लगा हुआ है, लेकिन देखिए क्या इसके बाद सासी से सरिस आ रहा है। अगर सा सी से सरिस में से कोई शब्द आता है तो आपका वहां पे उपमा अलंकार हो जाएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपका अगर योजक चिन्ह आ रहा है तो वो आपका रूपक अलंकार हो जाता है। यही इसकी ट्रिक थी। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आएगा, और आपको अगर सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, बाकी लोगों तक पहुंचाइए। देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार की जब बात करेंगे तो ये भी हमारा ट्रिकी बेस पे है। जितने भी आज मैं आपको अलंकार पढ़ाने वाला हूं सारा का सारा आपका ट्रिक बेस पे ही है। देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार की ट्रिक क्या है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार की जब भी हम बात करेंगे तो उसमें जब किसी पंक्ति में जनु मनु जन हो मन हो या फिर जानो या फिर मानो, इनमें से अगर कोई शब्द आ रहा है तो आपका वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। फिर से देख लीजिएगा, आपका इसको आप नोट डाउन जरूर करिएगा और अपने नोट में जरूर बनाइएगा। एक ट्रिकी माध्यम से ही नोट्स बनाइए, जिसमें जिस पंक्ति में जनु या फिर जनू या फिर जनहो या मन हो या फिर जानो और या फिर मानो, इसमें से अगर कोई भी शब्द आ रहा है तो वहां पे क्या होगा, वहां पे हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, वहां पे हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। फिर से मैं रिपीट करता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। देखिए
मैं डेफिनेशन बोलता हूं, ट्रिकी वाला डेफिनेशन बोलता हूं। किसी भी पंक्ति में अगर जनु आ जाए, मनु आ जाए, जनहु आ जाए, मनहु आ जाए, जानो आ जाए या फिर मानो आ जाए, तो ये क्या है, ये हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार का एक एग्जाम्पल हो जाएगा। देखिए कैसे होता है, तो इसका एग्जाम्पल हम लेंगे। देखिए, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। इसमें देखिए, इसमें जनु आया कि नहीं आया, आया ना। इसमें एक शब्द आपको ढूंढना है, जनु मनु जनहु मनो जानो मानो से अगर कोई भी शब्द आपका आ जाएगा। जैसे जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई में देखिए जनु आ गया, जैसे ये जनु शब्द आया तो आप आंख बंद करके उत्प्रेक्षा अलंकार को लगा दीजिए। क्यों? क्योंकि हमारा यही ट्रिक है कि किसी भी पंक्ति में अगर जनु जनहु मानो या फिर जानो, इन तमाम प्रकार के शब्द अगर आते हैं तो वहां पे हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। इतनी चीजें आपको यहां पे नोट डाउन कर लेनी है। देखिए, नेत्र मानो कमल सा, दूसरा इसका हम एग्जांपल लेंगे, नेत्र मानो कमल सा। तो नेत्र मानो कमल में क्या है, मानो आ गया ना। मानो क्या है, इसमें देखिए कहीं पे है मानो, ये हमने ट्रिक में क्या लिखवाया है, जनु मनु जनहु मनहु जानो मानो। इसमें से अगर कोई भी शब्द आपके पंक्ति में आ रहा है तो वो हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार भी आपको एक ट्रिक के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ हम अब बात करने वाले हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार, इसके बारे में बात करेंगे, इसमें भी हमारा ट्रिक लगेगा। आप लोग कह रहे होंगे वाह क्या बात है, सारे के सारे अलंकार में ट्रिक ही लग रहे हैं। हाँ दोस्तों, आज की सारी क्लास में हम पूरा ट्रिकी मेथड से अलंकार को पढ़ने वाले हैं। ठीक, देखिए अगर आपको दोस्तों सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज कमेंट करके बताइए कि वाकई में आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है। देखिए आगे बढ़ते हैं। जब किसी पंक्ति में किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया जाए तो वह अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है। सबसे मेन चीज हमें देखना है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार में क्या देखना है कि पंक्ति में बातों को क्या बताया गया है, बहुत ही बढ़ा चढ़ा के बताया गया है, यानी एक प्रकार के बातों को फेंका गया है। ठीक, यानी उन बातों को बहुत हाई लेवल पे उसको प्रस्तुत किया गया है, बहुत ही बढ़ा चढ़ा के बताया गया है, तो वहां पे अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है। अब आप लोग कह रहे होंगे सर इसका एग्जाम्पल बता दीजिए। तो देखिए इसका एग्जाम्पल जो है, आगे नदियां पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार। इसका जो एग्जाम्पल है उसको समझने का प्रयास करिए। आगे नदियां पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार, यानी आगे नदी है उसमें घोड़ा कैसे उतर के उस पार जाए। राणा ने सोचा इस पार, यानी जो उस पर बैठा था वो राणा थे, वो उस पर बैठे थे, वो सोच ही रहे थे कि इस साइड में है नदी के उस पार हमें जाना है तो हम कैसे जाएंगे। तब तक चेतक था उस पार, चेतक उनके घोड़े का नाम था, तब तक चेतक था उस पार। और ये जैसे सोच ही रहे थे वैसे वो क्या नाम है, घोड़ा उसको लेके वो नदी के उस पार पहुंच गया। तो ये क्या हुआ कि वो सोच ही रहे थे और वो जैसे जैसे सोचते ही थे उतने में घोड़ा उनका उस पार नदी के पहुंच जाता है। तो ये क्या हुआ, एक बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया। यानी किसी भी बात को अगर बहुत बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत किया जाता है तो हमारा वो अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों अतिशयोक्ति अलंकार भी आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारा इसके बाद एक और अलंकार आता है जिसका नाम है मानवीय करण अलंकार। अब बात करेंगे हम मानवीय अलंकार की। तो जो मानवीय अलंकार है ना, देखिए मानवीय करण अलंकार की, इसमें भी आपका क्या लगेगा, ट्रिक लगेगा। कैसे लगेगा आगे देखते हैं। जब प्राकृतिक चीजों में बात ध्यान में रखिएगा कि चीजें उसमें क्या रहेंगी, प्राकृतिक रहेंगी। चीजों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो, वहां पे मानवीय करण अलंकार होता है। इसको पहचानने का तरीका है कि कोई भी अगर प्राकृतिक चीज है और प्राकृतिक चीज को इस प्रकार बताया जा रहा है कि वो मानव के भांति उसमें गुण दिखाई दे रहे हैं, यानी जितने भी गुण मानव के अंदर होते हैं वो गुण उसमें दिखाई दे रहा है प्राकृतिक चीजों में, तो वहां पे हमारा मानवीय करण अलंकार हो गया। आप कह रहे होंगे नहीं समझ में आया सर, तो देखिए आगे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। इसमें पहला है हमारा कि फूल हंसे कलियां मुस्कुराई। ये बताइए फूल और कली क्या है, तो फूल और कली हमारा एक प्राकृतिक चीज है ना, प्राकृतिक ही तो है, फूल और कली हमारा प्राकृतिक है। तो ये प्राकृतिक, सबसे पहली चीज ये हो गया ट्रिक का जो है कि प्राकृतिक चीज होनी चाहिए। हाँ भाई यहाँ पे प्राकृतिक चीज है। उसके बाद उसके अंदर मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो, तो देखिए फूल और कली में मानवीय भावनाओं का वर्णन है कि नहीं। ये देखो फूल हंसे, फूल हंसे, ये बताओ कभी फूल हंसते हुए देखा है? तो हंसता कौन है, मानव हंसता है। मानव का जो ये गुण है हंसना, ये फूल के बारे में बताया गया है। और कलियां मुस्कुराई, कलियों को कभी मुस्कुराते हुए अगर आप देखें तो मुझे बताइए, नहीं देखे है ना, तो मुस्कुराता कौन है, ये भी
व्यक्ति ही मुस्कुराता है, यानी मानव ही मुस्कुराता है। तो ये मानव के सारे गुण एक प्राकृतिक चीजों के बारे में बताया जा रहा है। मानव के सारे गुणों को एक प्राकृतिक चीजों के बारे में बताया जा रहा है। तो यही इसका एक डेफिनेशन था कि जब प्राकृतिक चीजों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो, वहां मानवीय अलंकार हो जाता है। फूल कभी हंस नहीं सकते हैं, कलियां कभी मुस्कुरा नहीं सकती हैं। तो ये क्या है? ये एक मानवीयकरण भावनाओं को इसमें बताया गया है प्राकृतिक चीजों के साथ। ये हमारा इसी के नाते मानवीयकरण अलंकार हो जाएगा। इसका एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए, सागर के उर पर नाच नाच करती लहरें मधुर गान। ये बताओ, अगर कोई लहर है सागर में, वो है लहरें अगर उठ रही हैं, तो ये लहर इसमें कह रहा है गान, यानी लहर गा रही है। क्या लहरें गा सकती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं गा सकती हैं। गा कौन सकता है? तो सिर्फ और सिर्फ मानव गा सकता है, मनुष्य गा सकता है। ठीक, इसके वजह से ये क्या हो गया? एक प्राकृतिक चीज हो गई लहरें, और इसके लहरों के गुण कैसे बताए गए हैं? वो मानवीय बताए गए हैं, यानी मानव के गुण इसको बताया गया है। तो ये हमारा क्या हो गया? सागर के उर पार नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान। तो ये गा नहीं सकते हैं, लहरें गा नहीं सकते हैं, यानी उनके भाव को बताया गया है, मानवीय भाव को बताया गया है। तो इसमें भी हमारा मानवीयकरण अलंकार हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। हमारा यहाँ पे अर्थालंकार खत्म होता है और शुरू करने जा रहे हैं हम शब्दालंकार। शब्दालंकार में सिर्फ और सिर्फ आपको 3 अलंकार के बारे में बताऊंगा, और ये 3 अलंकार से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। बाकी भी अलंकार के बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन उसको आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पेपर में सिर्फ और सिर्फ जितना मैं अलंकार पढ़ाया हूं, अर्थालंकार का जितना भी इंपॉर्टेंट था उसको मैंने पढ़ा दिया। अब शब्दालंकार के जितने भी इंपॉर्टेंट हैं, सिर्फ और सिर्फ मैं उसमें से 3 पढ़ाने वाला हूं, और यकीन मानिए आपका 3 में से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आ ही जाएगा अगर आना होगा तो। ठीक, देखिए, शब्द अलंकार होता क्या है? जहां शब्द के माध्यम से कविता में सौंदर्य का भाव पैदा हो, वहां शब्द अलंकार होता है। अर्थालंकार में क्या था कि वहां पे अर्थ के माध्यम से होता था, और शब्द अलंकार में शब्द के माध्यम से कविता में सौंदर्य को दर्शाया जाता है, वो शब्द अलंकार होता है। ये तो शब्द अलंकार का डेफिनेशन हो गया। इसके साथ ही हम लोग बढ़ेंगे और शब्द अलंकार के प्रकार के बारे में जानेंगे डिटेल से। इसमें हमारा देखिए, सबसे पहला जो है हमारा, 1 मिनट, देखिए, सबसे पहला हमारा जो अनुप्रास अलंकार है ना, इसमें ये हमारा शब्द अलंकार का सबसे मेन है, जहां से क्वेश्चन आपको बार बार आने के चांस हैं। तो ये अनुप्रास अलंकार जो है, इसको भी हम ट्रिकी मेथड से ही जानेंगे। दो और आपको अलंकार पढ़ाऊंगा मैं इसके बाद, उसको भी ट्रिकी मेथड से जानेंगे। और इसको आगे बढ़ते हैं कि अनुप्रास अलंकार होता क्या है। तो देखिए, इसका ट्रिक आप लिखिएगा, इसको जरूर नोट डाउन करिएगा कि किसी पंक्ति में एक वर्ड की आवृत्ति बार बार आए, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। यानी जब भी बात करेंगे अनुप्रास अलंकार की, तो उसमें जो एक वर्ड होगा, कोई भी, जैसे का खा गा गा में से कोई भी एक वर्ड होगा, एक वर्ड जो है उसकी जो आवृत्ति है ना, वो बार बार होनी चाहिए। जो उसकी आवृत्ति है वो बार बार होनी चाहिए, तो वहां पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अब बताइए, आप लोग कह रहे होंगे कि इसका सर कोई एग्जाम्पल बता दीजिए, तो देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। देखिए, कलन में कलियन में कछारन में कुंजन में क्यारिन में कलिन में कालीन किल्लत है। फिर से एक बार पढ़िएगा कि कलन में कलियन में कछारन में कुंजन में क्यारिन में कलिन में कालीन किल्लत है। तो देखिए, इसमें एक शब्द आप बताइए जिसकी आवृत्ति बार बार हो रही है। हाँ, क्यों नहीं? इसमें देखिए, कलन में का है, कलियन में का है, कछारन में का है, कुंजन में क्या है, और कलिन में का है, कालीन में का है, किल्लत में भी का है। तो ये एक वर्ड है का। इसकी जो ये का वर्ड है, इसकी आवृत्ति क्या है? इसकी आवृत्ति बार बार हो रही है। इसकी आवृत्ति, का वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो वहां पे क्या हो जाएगा हमारा? वहां पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। यानी किसी भी पंक्ति में अगर कोई एक वर्ड बार बार आ रहा है, चाहे वो का खा गा में से कोई भी वर्ड हो सकता है, उसमें से एक से अधिक बार अगर आ रहा है, यानी बार बार भी आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? एक वर्ड की अगर बार बार आवृत्ति हो रही है, तो वो हमारा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक, वो अनुप्रास अलंकार की पंक्ति हो जाएगी। मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा कि अनुप्रास अलंकार में क्या होता है। इसमें वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है, वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है। देखिए कैसे, जैसे इसमें का हो गया, कलन में का, कलियन में का, कछारन में का, कुंजन में का। ये का जो शब्द है, ये बार बार आ रहा है, ये वर्ड है, इसकी आवृत्ति बार बार हो रही है। यही हमारा अनुप्रास अलंकार हो गया। इसी के साथ अनुप्रास अलंकार यहीं पे खत्म होता है और बढ़ जाते हैं हम यमक अलंकार की। अब जब बात करेंगे हम यमक अलंकार की,
देखिए यमक अलंकार का ट्रिक क्या है, तो जब बात करेंगे यमक अलंकार की तो इसमें क्या होता है, देखिए किसी पंक्ति में एक ही शब्द एक से अधिक बार आए परंतु अर्थ अनेक हो, यमक अलंकार कहता है। यानी कोई शब्द हो गया, उसमें क्या था, अनुप्रास में वर्ड आता था और यमक में क्या है, इसमें शब्द आता है। तो शब्द एक शब्द रहेगा, जो एक ही शब्द रहेगा, जैसे कोई शब्द हो गया, एक शब्द रहेगा वो एक से अधिक बार आएगा, यानी 2 बार भी आ सकता है, 3 बार भी आ सकता है, 4 बार भी आ सकता है, लेकिन उसके जो अर्थ है ना वो अनेक होने चाहिए। यानी हर बार जितने भी बार आए उसका अर्थ अलग अलग होना चाहिए, उसका अर्थ हमारा अलग अलग होना चाहिए, तो वहां पे हमारा यमक अलंकार हो जाता है। अब देखिए कैसे, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। कनक ककन कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकार व खाए बौराए नर या पावे बौराए। ठीक, इसमें देखिए इसमें एक शब्द है हमारा कनक और कनक, शब्द एक ही नहीं है, कनक और कनक एक ही शब्द है ना, एक ही तरह का लिखा हुआ है, लेकिन ये कनक कनक जो शब्द एक है ये 2 बार आया है। कितनी बार आया है, 2 बार है। तो एक शब्द एक बार से अधिक आए, यानी एक बार से अधिक आए, वहां पे यमक अलंकार होता है। और इसके साथ साथ इसके अर्थ भी अनेक होने चाहिए। तो ये जो कनक है, एक कनक का होता है धतूरा और एक कनक का अर्थ होता है हमारा सोना। तो यानी कनक कनक जो शब्द है, शब्द तो एक ही है, आवृत्ति 2 बार हुई है, लेकिन इसके जो अर्थ है हमारे ना, वो हमारे अर्थ अलग अलग है। और जहां पे अलग अलग अर्थ रहेंगे और शब्दों की आवृत्ति होगी बार बार, वहां पे हमारा यमक अलंकार हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों यमक अलंकार भी आपको अच्छे से समझा पाया होगा। और आगे बढ़ जाते हैं, आज का हमारा लास्ट का अलंकार है, वो है श्लेष अलंकार। क्या है, श्लेष अलंकार। अब देखिए किसी पंक्ति में जहां एक शब्द के अनेक अर्थ हों, वहां पे क्या होगा, हमारा श्लेष अलंकार होगा। यानी कोई एक शब्द होगा और उसका जो अर्थ होगा हर जगह पे वो अलग अलग होगा, तो वो हमारा श्लेष अलंकार हो जाता है। देखिए कैसे, तो देखिए रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। तो इसमें एक पानी ये है, एक ही शब्द है, एक शब्द ये भी पानी है और एक शब्द ये भी पानी है। इसके अनेक अर्थ हैं। पहले पानी का अर्थ है विनम्रता और दूसरे पानी का अर्थ है तेज या चमक। तो यानी इसमें क्या है, किसी पंक्ति में जहां एक शब्द के अनेक अर्थ हों, एक शब्द के अनेक अर्थ हो, वहां पे हमारा श्लेष अलंकार होता है। दोस्तों अगर आपको सेशन पसंद आया है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। यहीं पे मैं आपकी ये अलंकार की वीडियोस को खत्म करता हूं। आपका अलंकार यहां पे पूरा हो गया कंप्लीट। और अगर आपको वाकई में लगता है कि आपके लिए कुछ किया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है सही से, तो आप हमारे इस चैनल को यानिस एकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी लोगों से भी सब्सक्राइब करवाइए। और यहाँ पे CDP की और EVS की भी क्लास चल रही है, जिसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। फ्री में जाके आप वहां पे पढ़ के उससे नोट्स बना सकते हैं और उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करके आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। ये जो हिंदी है किसी भी क्लास के लिए हो सकती है। दोस्तों इसी के साथ मैं आज की अपनी ये वीडियोस को खत्म करता हूं। मिलते हैं बहुत जल्द अगले ही वीडियोस में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिए, तैयारी करिए और मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।